बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के चैप्टर 3 का टॉपिक है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। यस स्टूडेंट, न्यूटन वाज अ साइंटिस्ट. Many scientists and many people believe that Newton is known as the father of the scientists. अच्छा, ये क्यों कहा जाता है न्यूटन को? He was very genius scientist. He was very admirable. His mind was so admiring and so unbelievable. Newton was very good scientist. न्यूटन के बारे में एक बात मशहूर है कि न्यूटन जब बचपन में था तो कोई तरह जीनियस नहीं था। जीनियस तो लाजमी बात है था, बस बाय बर्थ वो इस तरह पैदा हो गया था। लेकिन मसला ये था कि न्यूटन वाज नॉट सो हार्ड वर्किंग। एक्चुअली बचपन में वो इतना ज़्यादा काबिल नहीं था, लोग उसके पीछे हंसते थे। जब वो बड़ा हो गया तो बस काम और बस काम कायद आज़म के कौल के मुताबिक तो न्यूटन इतना बड़ा हो गया, फादर ऑफ साइंटिस्ट के नाम से याद किया जाता है। इसके कौल है, वो कहता है इमेजिनेशन इन साइंस इज़ बेटर देन नॉलेज। साइंस में इमेजिनेशन इल्म से ज़्यादा बेहतर है। वो कहता है अगर आप स्टडी कर रहे हो, आप मेमोराइजेशन कर रहे हो तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जब आप इमेजिनेशन करते हो, जब आप एक चीज़ के बारे में सोचते हो, आप नेचर के बारे में सोचते हो, तो आप कुछ न्यू लाने वाले हो। इस वजह से यू आर बेटर देन द पर्सन हु इज़ मेमोराइजिंग अ बुक। अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा साइंटिस्ट है, हमें उसकी पर्सनालिटी से क्या वास्ता, हम इसके लाज को पढ़ते हैं। न्यूटन की 3 लाज है। एक है न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। अच्छा, ये बात भी आपको याद समझ में आना चाहिए कि जब हाइपोथेसिस हो जाए बहुत ज़्यादा वक्त के लिए, मुख्तलिफ साइंटिस्ट आते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं और सेम हाइपोथेसिस वो बताते हैं, तो वो हाइपोथेसिस थ्योरी बन जाती है। जब बहुत सारे साइंटिस्ट सालों एक्सपेरिमेंट करे और रिजल्ट सेम ही आ जाए तो थ्योरी लॉ बन जाती है। लेकिन थ्योरी और लॉ में फर्क ये है कि थ्योरी चेंज हो सकती है और लॉ कभी चेंज नहीं हो सकता। लॉ इज अ सिंपल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स व्हिच डिस्क्राइब एन एक्शन इन कंसाइज टर्म्स, और वो कभी चेंज नहीं हो सकता, कभी चैलेंज नहीं हो सकता। जिंदगी ख़त्म हो जाएगी, लॉ चेंज नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो न्यूटन के 3 लॉज है। तो मेरा मतलब यह है कि न्यूटन की 3 लॉज, जब एक साइंटिस्ट की 3 लॉज होते हैं, अनचैलेंजेबल लॉज होते हैं, इसका मतलब यह है कि साइंटिस्ट कुछ आम साइंटिस्ट नहीं है। फिजिक्स के बारे में 3 लॉज है। ए बॉडी एट रेस्ट, फर्स्ट लॉ हम पढ़ते हैं, ए बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट और ए बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन अनटिल डिस्टर्ब्ड बाय नेट फोर्स। आप सोचेंगे कि इसमें क्या खास बात है? ये तो हमें पहले से पता है, कि अभी हमें पता है, ठीक है। उस वक्त में ये बात करना काफी मुश्किल बात थी। अच्छा, एक बॉडी रेस्ट में होती है तो रेस्ट में होगी, एक बॉडी मोशन में होती है तो मोशन में होगी, बस मोशन करेगी क़यामत तक, बस मोशन करेगी, यहाँ तक कि एक नेट फोर्स अप्लाइड हो जाए ताकि इसकी रेस्ट और मोशन को चेंज करे। मैं लेट सपोज एक रास्ते पे जा रहा हूँ, लेट सपोज मैं रनिंग कर रहा हूं, तो मैं क़यामत के दिन तक मैं मोशन करूंगा जब तक एक नेट फोर्स ना हो कि मुझे डिस्टर्ब करे, मुझे रोक ले। मुझे रोकने के लिए एक फोर्स चाहिए। आपने सुना है ना, रोक सके तो रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई है, तब्दीली आ गई है। मुझ में तब्दीली तब तक नहीं ला सकता एक बंदा जब मेरे ऊपर एक फोर्स को अप्लाई ना करे। जब तक मैं रेस्ट में होगा, मैं क़यामत के दिन तक मैं रेस्ट में होऊंगा, जब तक मेरे ऊपर एक फोर्स अप्लाई ना हो जाए। तो न्यूटन भी कहता है कि एक बॉडी विल बी इन मोशन और विल बी एट रेस्ट अंटिल ए नेट फोर्स विल बी अप्लाइड फॉर इट्स डिस्टर्बेंस। इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा, न्यूटन लॉ इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के लॉ हम भी कहते हैं न्यूटन लॉ को। इनर्शिया क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बॉडी टू अ चेंज। मेरी बॉडी में अल्लाह ने एक सिफत रखी है, मुझ में एक प्रॉपर्टी पैदा हो गई है मेरे जिस्म के साथ साथ, वो ये है कि अगर मैं रेस्ट में हूँ तो मैं रेस्ट में हूँ, कोई इस तरह ना हो कि मुझे चेंज करे। मैं अगर मोशन में हूँ तो मैं मोशन में हूँ, कोई मुझे चेंज ना करे। ये हमारी बॉडी में एक प्रॉपर्टी है। चेंज को रेजिस्ट करते हैं, चेंज की मुजाहिमत करते हैं, चेंज के खिलाफ फंक्शन करता है, इसको हम कहते हैं इनर्शिया। चाहे वो इंसान हो, उनमें भी इनर्शिया होती है, प्लांट में भी होती है, एक नॉन लिविंग थिंग में भी इवन इनर्शिया होती है। अच्छा, तो न्यूटन लॉ चूंकि चेंज
की रेजिस्टेंस की लॉ है, इस वजह से हम कहते हैं न्यूटन लॉ इज नोन एज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा, जब एक बॉडी लीनियर मोशन में होता है, इट इज फॉर योर इंफॉर्मेशन, जब एक बॉडी लीनियर मोशन में होता है तो मास इनर्शिया होती है, उसकी जो मास होती है वो इनर्शिया की बराबर होती है। बस लेट सपोज मैं कह रहा हूं कि 50 मेरा वजन है, लेट सपोज मेरा मास 50 है, तो मुझ में कितना इनर्शिया है? लेट सपोज मैं रनिंग कर रहा हूं तो 50 मेरा इनर्शिया है। जिस तरह मेरा मास है उस तरह मेरा इनर्शिया है, तो इनर्शिया लीनियर मोशन में हम कहते हैं मास को। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। हर चीज अपने जिस्म में मुजाहमत करता है रेजिस्टेंस के लिए। अगर रेजिस्टेंस आ जाए तो वो कहता है कि यार मुझे डिस्टर्ब ना करे बराए मेहरबानी, इसलिए हम कहते हैं कि न्यूटन लॉ इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। चेंज रेजिस्टेंस टू एनी चेंज इज कॉल्ड इनर्शिया। अच्छा, न्यूटन सेकंड लॉ पे आते हैं, व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड इन ए बॉडी एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड। जब एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया जाए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब एक्सेलरेशन क्या मैथमेटिकल रूल्स फॉलो करती है कि फोर्स के साथ और मास के साथ। डियर स्टूडेंट, जनरली मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं। यहाँ पे इस ग्राउंड में अगर एक फुटबॉल पड़ा है, एक बड़ा बंदा आ रहा है, वो ट्रेंड है फुटबॉल खेलने में, तो आ रहा है और फुटबॉल को सडनली लेट सपोज किक कर रहा है। और एक छोटा बच्चा भी आ रहा है, वो काफी ट्रेंड भी है, वो भी फुटबॉल को किक कर रहा है। आपके ख्याल में एक्सेलरेशन कौन सी कंडीशन में ज्यादा होगी? जब बड़ा बंदा आ रहा है ना, जब बड़ा बंदा फोर्स अप्लाई करे, क्योंकि उसका फोर्स ज्यादा है। जितना फोर्स ज्यादा है उतना एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज तब ज्यादा होती है जब फोर्स ज्यादा होती है। मैं आपको एक और मिसाल दे रहा हूं। एक बड़ा लेट सपोज एक ट्रक है, वो आ रहा है और एक मोटरसाइकिल रोड के सामने खड़ा है और मोटरसाइकिल को डिस्टर्ब कर रहा है। और एक छोटा गाड़ी लेट सपोज मोटर कार आ रहा है और वो डिस्टर्ब कर रहा है। आपके ख्याल में कौन सी कंडीशन में ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? वेलोसिटी सेम है, अभी तक वेलोसिटी सेम है, दोनों ट्रक और मोटर कार की वेलोसिटी सेम है, तो लाजमी बात है ट्रक ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा मोटरसाइकिल में एज कंपेयर टू दैट ऑफ मोटर कार, क्योंकि फोर्स ज्यादा है ट्रक के अंदर। तो एक्सेलरेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। जब ज्यादा फोर्स लगेगा तो ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। जब ज्यादा बारिश आएगा तो ज्यादा पानी आएगा। इस लॉ को हम क्या कहते हैं? न्यूटन सेकंड लॉ। ओ क्या ला कुछ ला है बिला वाला बिला है। अच्छा, फोर्स ज्यादा होने की वजह से एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाता है, एक्सेलरेशन बढ़ जाती है। और दूसरा मैथमेटिकल फॉर्म है मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। जब मास ज्यादा होती है तो एक्सेलरेशन कम पैदा होती है बॉडी के अंदर। मिसाल के तौर पर मैं दे रहा हूं आपको, लेट सपोज एक मोटर कार रोड में खड़ा है और एक मोटरसाइकिल खड़ा है। अब एक बंदा अगर आता है, दोनों में सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, तो कौन सी बॉडी में, मोटरसाइकिल में और मोटर कार में ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? मोटरसाइकिल में ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि उसकी मास कम है, हम उसमें इजीली चेंज ला सकते हैं। और बड़े गाड़ी का यानी मोटर कार का वेलोसिटी का मास बहुत ज्यादा है, इस वजह से हम मोटर कार में एक्सेलरेशन पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी मास बड़ी है। तो इसका मतलब यह है कि मास की बढ़ने की वजह से एक्सेलरेशन कम पैदा होगी। जब मास बढ़ती है तो एक्सेलरेशन कम हो जाती है। इसकी बॉडी के अंदर आप एक्सेलरेशन पैदा नहीं कर सकते जिसकी साइज बहुत बड़ी हो, और इस बॉडी में इजीली एक्सेलरेशन पैदा कर सकते हो, चेंज इजीली ला सकते हो जिसकी साइज छोटा हो। इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा, मैंने मिसाल में आपको लिखा है ए बॉल इज किक्ड बाय अ मैन ट्रेंड, ए बॉल इज किक्ड बाय अ यंगर बॉय, इवन इज ही हैज ट्रेंड और नॉट, he is a younger boy, he has little force as compared to that man who has trained। अच्छा, तो ज्यादा फोर्स की वजह से ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा हो जाती है, और ज्यादा मास की वजह से बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन कम पैदा होगी क्योंकि उसकी मास बड़ी है। अच्छा, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होती है? मैथमेटिकल इक्वेशन मैंने लिखा है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, दिस इक्वेशन इज आल्सो द सेम हियर। अच्छा, जब हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन को खत्म करते हैं तो हम दो चीज लगाते हैं, एक इक्वल साइन और दूसरा कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के है और ये इक्वल मैंने लगा लिया, के इक्वल टू 1, सो एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय मास,
द रेशियो ऑफ फोर्स एंड मास इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इज दैट क्लियर और नॉट? अच्छा, फोर्स क्या हो गया? मास इनटू एक्सेलरेशन। सो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा, न्यूटन के थर्ड लॉ पे आते हैं। ये तो बहुत इजी लॉ है, फेसबुक में बहुत ज्यादा मशहूर है, लोग तरह तरह के लॉज बनाते हैं न्यूटन थर्ड लॉ के पीछे। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन को एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, ये भी लाजमी बात है, इसमें भी कोई खास बात नहीं है। जब हम एक चीज के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो हमारे ऊपर फोर्स लगाएंगे, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगा। जब मैं आपको पुश कर रहा हूँ राइट साइड में और आप मुझे पुश कर रहे हो लेफ्ट साइड में, मेरे और आपका फोर्स इक्वल हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, ये न्यूटन थर्ड लॉ बन गया। अच्छा, जब मैं एक बाल को इस दीवार के ऊपर फेंक रहा हूं तो बाल के ऊपर मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, बाल में एक्सेलरेशन पैदा हो रही है, बाल के जरिए मैं दीवार को हिट कर रहा हूं। अच्छा, मैं 10 न्यूटन फोर्स से दीवार को हिट कर रहा हूं बाल के जरिए, तो दीवार एग्जैक्टली 10 न्यूटन फोर्स के साथ वो वापस पुश करता है। ये क्यों? दिस इज बिकॉज न्यूटन थर्ड लॉ सेज दैट टू एवरी एक्शन देयर विल बी ऑलवेज ए रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन में अपोजिट होती है और मैग्नीट्यूड में सेम होती है। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा ए मैन इज किकिंग अ फुटबॉल विद 10 न्यूटन फोर्स। अच्छा, तो ए लेट सपोज मैन है और बी फुटबॉल है। अच्छा, एक मैन फुटबॉल के ऊपर फोर्स लगा रहा है, इसको मैंने जाहिर किया ए एंड दिस एरो टू बी, तो बी ए के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। अच्छा, इस फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम होगी और डायरेक्शन अपोजिट, तो नेगेटिव साइन के मैंने इसलिए लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस विल बी ऑलवेज अपोजिट टू ईच अदर। अच्छा, क्वेश्चन ये है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एक्शन और रिएक्शन के नतीजे में कुछ फंक्शन जरूर होता है। एक्शन और रिएक्शन अगर मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में अपोजिट है तो फिर एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं करता? एक नेट काम क्यों होता है? अच्छा, ये इसलिए एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहा कि एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज अकरिंग एट डिफरेंट बॉडीज, सेम बॉडीज के ऊपर नहीं होता। लेट सपोज मैं मिसाल दे रहा हूं, मैं अपने हाथ को इस लेफ्ट डायरेक्शन में, लेट सपोज इस लेफ्ट डायरेक्शन में अपने हाथ को पुश कर रहा हूं और सेम टाइम में मेरा ये हाथ उस फोर्स के साथ वापस पुश हो रहा है ये हाथ, तो क्या नेट फोर्स होगा, नेट अमल होगा? क्योंकि हमारी बॉडी सेम है, मेरी बॉडी सेम है। लेट सपोज मैं इस मार्कर को 10 न्यूटन फोर्स के साथ इस डायरेक्शन में ले रहा हूं और सेम टाइम पे 10 न्यूटन फोर्स के साथ इस डायरेक्शन में ले रहा हूं। इसका मतलब ये मैं इसको स्टैटिक रखता हूं, मैं इसको मोशन नहीं देता हूं, तो लाजमी बात है कोई नेट फोर्स नहीं होगा, कोई नेट फंक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर डिफरेंट बॉडीज पे होती है, एक्शन में आप पे कर रहा हो और आप रिएक्शन मुझ पे कर रहा है, तो बॉडीज डिफरेंट है। जब बॉडीज डिफरेंट है तो नेट फंक्शन हो रहा है और एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता। इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा, दैट्स व्हाट न्यूटन लॉज रिलेटेड टू फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 3। अच्छा, कल हम डिटेल के साथ इंशाल्लाह वो प्रोजेक्टाइल मोशंस के बारे में डिटेल के साथ बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए।